DTH का सेटो बॉक्स फ्री डिश जिसे आप कहते हैं वो रिपेयर के लिए हमारे पास आया है। आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं और साथ ही आपको बताऊंगा कि इसमें किस किस तरीके के फॉल्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं, इसको रिपेयरिंग इसका कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप इसके फॉल्ट का सॉल्यूशन करना आपको मैं सिखाऊंगा। वीडियो पर बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं। इससे ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन हमारा नहीं मिल पाएगा, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सेटअप बॉक्स बिल्कुल डेड कंडीशन में है। अब इसको सबसे पहले मैं इसके सारे स्क्रू वगैरह खोल के उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो फाइनली ये खुल चुका है, इसके ढक्कन को हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम इसके AC वोल्टेज को चेक करेंगे, सप्लाई में चेक करना है। उसके बाद हमने जाना है इसके कार्ड सेक्शन में, क्योंकि सप्लाई में हमें आउटपुट कितना मिल रहा है ये हमें कंफर्म करना होगा। आउटपुट से पहले हमें सप्लाई में इनपुट कितना मिल रहा है। देखिए, सप्लाई में इनपुट हमेशा चेक करना है कि सप्लाई में क्योंकि ये वायर वगैरह ब्रेक हो जाती हैं, ये स्विच ख़राब हो जाता है ऑन ऑफ का, तो इस तरीके से हमने इसको पहले चेक करके कन्फर्म कर लेना है कि इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ से आ रही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और चलिए स्विच भी ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, हमेशा कहता हूँ कि आप इसको सीरीज पे चेक कीजिए। दोस्तों, अगर कभी शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो सीरीज में जो है काफ़ी सेफ आपका रहता है। अगर सीरीज बनाना नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट कर लीजिए, सीरीज बनाना भी आपको मैं सिखा दूंगा। अब चलिए सबसे पहले मैं इस जगह पे चेक करता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ रही है। मल्टीमीटर को AC 750 की रेंज पे रख लूँगा। दोस्तों, मल्टीमीटर अगर आपको चलाना नहीं आता है या फिर कंपोनेंट आपको चेक करने नहीं आते तो इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी है 2 दिन पहले, तो उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर कितनी वोल्टेज आ रही है, 1 मिनट, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज हमें शो नहीं कर रहा। उससे पहले यहाँ पर स्विच में चेक करते हैं, स्विच में भी नहीं आ रहा। यहाँ पर अच्छी तरीके से कनेक्ट करता हूँ और चलिए ऑन करना भूल गया था। अब इसको चेक करते हैं। चलिए, यहाँ पर 230 वोल्ट आ रही है, बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर वोल्ट आ रही है जो कि हमारी AC में आती है। अब यहाँ पर ये उसके साथ साथ हमने क्या करना है, 200 पे सेट करना है DC पे और आउटपुट पे चेक करना है आउटपुट हमें कितनी मिल रही है, लगभग कितनी मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ से इस तरफ से दूसरा वाला ग्राउंड का रहता है और इधर से दूसरा वाला ग्राउंड का रहता है। जैसे कि येलो और ये ग्रे वाला ग्राउंड का है, तो ग्राउंड पे रख लिया है और यहाँ पर हमने चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रही, 3.3 की वोल्टेज नहीं मिल रही। तो यहाँ पर 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट, यहाँ पर कुछ भी नहीं, बिल्कुल डेड है। बोले तो सप्लाई हमारी ये सप्लाई डेड है। तो चलिए फिर अब इसको चेक करते हैं। चलिए सब ऑफ कर लिया। अब यहाँ पर जो भी वायर वगैरह लगी हैं ये सब हम निकालेंगे और साथ ही यहाँ पर इस वाली किट को हमने बाहर निकाल लेना है और इसके फॉल्ट को चेक करना है। तो अब हमने करना क्या है, इसके सभी कंपोनेंट्स को बहुत ही गौर से हमने देखना है, बहुत ही बारीकी से हमने देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस जगह पे थोड़ा ब्लैक सा लग रहा है, मतलब जला हुआ सा लग रहा है। और साथ ही यहाँ पर ये जो IC है ये फटी हुई यहाँ पर हमें दिख रही है, ये IC। अब इस IC के फटने की क्या वजह है और क्या ये IC फटने की ही वजह से डेड है। तो ये IC फटी है तो बेसिकली हमारा फ्यूज़ भी बिल्कुल यहाँ पर बर्न हुआ होगा। बिल्कुल यहाँ पर फ्यूज भी हमारा बर्न हुआ है। देखिए, फ्यूज भी यहाँ पर जल के बर्न हुआ है। अगर ऐसी फटती है तो फुल्ली यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और यहाँ पर फ्यूज जो है जल के ख़राब हो जाता है। तो इसका मतलब IC का ही फॉल्ट हो सकता है। बेसिकली जो है IC का फॉल्ट रहेगा तो वो तो आसानी से निपट जाएगा, उसके साथ साथ कोई और कंपोनेंट ख़राब तो नहीं है। ये सब हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी की रेंज पर रख लेना है और यहाँ पर ये जो हमें डायोड दिख रहे हैं, सबसे पहले देखिए ये डायोड और ये कॉइल और यहाँ पर ये कैपेसिटर वगैरह सारे के सारे चेक करने हैं कि कहीं पर शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं आ रही। ये सब हमने चेक करना है। देखिए, चलिए कंटिन्यूटी की रेंज पे रख लिया है। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपके उसमें कोई और फॉल्ट भी होगा तो आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको हमेशा डिफरेंट तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि मेरे पास जो फॉल्ट आ रखा है कि उसमें ही मैं बताऊँ, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि हर किसी को उसमें अलग अलग फॉल्ट आया हुआ रहता है, तो हर किसी को मैं एक कॉमन तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ। फाइनली यहाँ पर जो डायोड चेक करनी है, देखिए मैंने आपको हमेशा बताया कि डायोड को चेक कैसे कराया जाता है। एक तरफ से चेक होती है डायोड और एक तरफ से आपका कोई भी वैल्यू दिखाएगी, एक तरफ से नहीं दिखाएगी। अगर बीप मारती है तो डायोड आप ख़राब मान के चलिए। ऐसा नहीं है, डायोड अगर सर्किट में आपको बीप मारती है तो ऐसा नहीं कि डायोड ख़राब है। डायोड को निकाल के चेक कीजिए कन्फर्म करने के लिए। हमेशा आपको कहता हूँ कि कंफर्म करने के लिए किसी भी कंपोनेंट को बाहर निकाल के चेक कीजिए।
किसी और कंपोनेंट की वजह से वहाँ पर खराबी भी देखने के लिए मिलती है। तो फाइनली सारी की सारी डायोड हमारी ओके हैं, कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं आ रही डायोड पे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कॉइल है, इसके दो पार्ट रहते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। जो लाइव और न्यूट्रल वायर आती है डायोड से होते हुए, यहाँ से देखिए डायोड से होते हुए यहाँ से होते हुए डायोड पर आती है, उसके बाद इस कैपेसिटर पे जाती है। ठीक है, यहाँ से हमारी लाइव और न्यूट्रल वायर इससे होते हुए यहाँ से लाइव और यहाँ से न्यूट्रल होते हुए डायोड पे जाती है। डायोड फिर इसको एसी को डीसी बना के कैपेसिटर में भेजता है, उसके बाद यहाँ से आईसी पे जाती है, रेगुलेट होती है। अब ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इसको और इसको चेक करना है। इसके जो पॉइंट्स होते हैं दो एक तरफ के हमने चेक करने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये वीप मारना चाहिए। यहाँ पर ये बिल्कुल डेड बता रहे हैं ये वाला, तो ये वाला बिल्कुल डेड बता रहा है इस तरफ का। मैंने कहा था आपको आईसी ख़राब है, फटी है, वो सब छोड़ दीजिए, आपने वो और अदर कंपोनेंट्स को भी चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर डेड बता रहा है, एक तरफ का ओके है, एक तरफ का डेड है। ठीक है, यहाँ पर एक पकड़ में एक दिक्कत हमारे पे आ गई है। अब यहाँ पर इस कैपेसिटर को, वैसे कैपेसिटर जो है यहाँ पर बीप इसलिए मार रहा है क्योंकि यहाँ पर आगे आईसी फटी हुई आपको मैंने दिखाया था। ठीक है, आईसी फटने की वजह से ऐसे यहाँ पर बीप मारता है। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि सर आईसी को टेस्ट कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमने सारे कंपोनेंट्स चेक कर लिए, फॉल्ट कहीं भी नहीं निकल रहा है, तो उस वक्त जो है आईसी की खराबी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि आईसी जो है एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी का मेन रोल होता है किसी भी सर्किट में, भले किसी भी सर्किट हो, कोई सा भी सर्किट हो, ऑडियो सर्किट हो, वीडियो सर्किट हो, कोई सा भी सर्किट हो, उसमें आईसी का मेन रोल रहता है। ठीक है, आईसी से ही सारा मैनेजमेंट होता है। तो आईसी तक हमारी जो एसी वोल्टेज है आईसी तक पहुंचती है डीसी होके, और आईसी उसको अपने हिसाब से सेकेंडरी सेक्शन को देती है, ट्रांसफार्मर को भेजती है, फिर ट्रांसफार्मर उसको सेकेंडरी सेक्शन में भेजता है। ठीक है, आईसी का जो काम रहता है वो बिल्कुल प्रोग्राम्ड रहता है। किसी भी आईसी को एक प्रोग्राम के तहत डिज़ाइन किया जाता है। अब जिस सर्किट के लिए जो आईसी बनी है वही वो काम करेगी। इसलिए आईसी सबसे लास्ट में इसलिए डाली जाती है क्योंकि यहाँ पर इतने कंपोनेंट से होते हुए, फिल्टर होते हुए आईसी तक प्योर अगर करंट जाएगा तो तब जाके वो अच्छी तरीके से वर्क कर पाएगी। तो आईसी के जो फटने के चांसेस होते हैं वह बहुत कम होते हैं। वो कब होते हैं? ओवर हीटिंग की वजह से, या फिर देखिए हाई वोल्टेज या ओवर वोल्टेज की वजह से आईसी कम फटने के लिए हमें देखने के लिए मिलती है। जो आईसी जब से ज़्यादा जो ख़राब होती है ओवर हीटिंग की वजह से होती है, या फिर हाँ कुछ हाई वोल्टेज या ओवर वोल्टेज की वजह से हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो आईसी फटती है वो ज़्यादातर ओवर हीट की वजह से ही फटती है। और आईसी फटने की वजह से यहाँ पर फ्यूज ब्रेक हुआ होगा, क्योंकि आईसी जब फटती है तो ये पूरी जंपर की तरफ बिहेव करता है और होता क्या ना, फुल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब देखिए अगर फ्यूज आपका नहीं उड़ता है तो इस कंडीशन में इससे भी बारीक जो चीज़ें होती है, जैसे इंडक्टर कॉइल में पतली सी वायर रहती है वो उड़ गई होगी। यहाँ पर जो इंडक्टर कॉइल उड़ी है वो आईसी के फुल शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पर उड़ी है। देखिए फ्यूज भी इसी वजह से उड़ा हुआ है, तो कन्फर्म हो गया कि आईसी ही फिलहाल ख़राब है और यहाँ पर इंडक्टर कॉइल ख़राब है। तो यहाँ पर पहले तो हम इन दोनों कंपोनेंट्स को निकालेंगे। उससे पहले यहाँ पर जो भी आपको और भी अदर यहाँ पर कैपेसिटर होकर ये नीले वाले कैपेसिटर दिख रहे हैं उनको भी आप निकाल के अलग कर लीजिए। उससे पहले चलिए इनको चेक करते हैं। यहाँ पर तो कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर आपको बताते ना आईसी फटी है, तो यहाँ पर बिल्कुल अभी शॉर्ट सर्किट है पूरा बोर्ड, क्योंकि यहाँ पर मेन कैपेसिटर में ही बिल्कुल यहाँ पर देखिए शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो काफ़ी सारे लोग जब कैपेसिटर को चेक कर रहे होंगे तो वो समझते हैं कि यार कैपेसिटर ही ख़राब है। उस वक्त कैपेसिटर ख़राब नहीं होता है, निकाल के चेक कीजिए किसी भी कंपोनेंट को, आपको मैंने बताया था। फिलहाल अभी हमने इस आईसी को बाहर निकालना है, उसके बाद हमने चेक करना है। यहाँ पर आपको आईसी निकालना भी बता दूंगा, साथ ही आपको आईसी के जो नंबर वगैरह हैं वो सब के सब मैं बता दूंगा आपको। चलिए सबसे पहले आईसी को निकालने के यहाँ पर पेस्ट में लगा लेता हूँ। आपको यहाँ पर 2-3 तरीके बताऊँगा आईसी निकालने के। आपके पास या तो फिर डिसोल्डर विक होना चाहिए, डिसोल्डर वायर, या फिर आपके पास एक ऐसी पतली सी एक नली होनी चाहिए। देखिए 2 चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला ट्रिक आपको बहुत पहले बता दिया था। हाँ, कुछ नए सब्सक्राइबर होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। पहले ट्रिक ये है कि ऐसी नली ले लीजिए, बारीक सी एंटीना की है, एंटीना की नली ले लीजिए और यहाँ पर इस तरीके से इसको आप देखिए, हमने सारी की सारी लेग छुड़ानी है। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या करना है, आपने सिर्फ एक लेग में इस तरीके से हीट करना है और वहाँ से आपने झट से फूकना है। देखिए आपको मैं और जूम करके दिखाओ तो और बेटर तरीके से आपको दिख पाएगा और अच्छी तरीके से आप समझ। देखिए अब यहाँ पर मैं इसको फूकूंगा, एकाएक फूकूंगा तो हमारा ये आईसी की लेग फ्री हो जाएगी। देखिए यहाँ पर देखिएगा हमारी 2 लेग फ्री हो चुकी हैं बिल्कुल एक झटके में।
देखिए एक झटके में यहाँ पर 2 लेग हमारी फ्री हो चुकी है। तो इस तरीके से इस नली की मदद से आप निकाल सकते हैं। और दूसरी जो ट्रिक है डीशोल्डर विक से, डीशोल्डर विक जो आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से, इस तरीके का आता है, तो इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो उसकी मदद से भी आप अच्छी तरीके से इसकी लेग को क्लीन कर सकते हैं। अब होता है ऐसा नहीं दोस्तों, डीशोल्डर विक ऐसा है कि कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये भी बात है। तो नली आपके पास सभी के पास अवेलेबल होगी, तो नली की मदद से ही आप कीजिएगा, क्योंकि डीशोल्डर विक हो सकता है आपको शुरुआती में आपको थोड़ा सा महंगा पड़े। मैं नए जो कारीगर मैकेनिक वगैरह हैं उनके लिए ज़्यादातर बेटर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करता हूँ यार, उनको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर कि ये चीज़ें आप ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पर इस ऐसी को हमने निकालना है। चलिए 1-2 लेग और बची हैं, जल्दी से मैं इनको क्लीन कर लेता हूँ। तो फाइनली ये क्लीन हो चुका है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे। आपके पास चिमटी वगैरह है तो उससे ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए नीचे से हल्का सा हम खींचेंगे तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगी। देखिए कोई भी प्रिंट वगैरह नहीं टूटा, इस तरीके से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब इस IC का नंबर मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। इस IC का जो नंबर है, ये इस IC का नंबर है AP8022। तो ऐसी एक सप्लाई और आती है जो चाइनीज़ सप्लाई रहती है, उसमें जो IC का नंबर रहता है वाइपर 22 से होता है, लेकिन यहाँ पर जो IC लगी है इसमें AP8022 करके इसमें नंबर है। तो इसी नंबर की आप मेंशन कीजिए। ये नहीं कि आपने कोई दूसरी उठा ली, ऐसे ही सर्किट बोर्ड देख लिया और उसकी उठा ली, ऐसा नहीं है। आपने इसी नंबर की इसमें IC लगानी है, तब जाकर आपका ये सर्किट ऑन हो जाएगा। तो चलिए, और साथ में इंडक्टर कॉइल है उसको भी हमने निकालना है, क्योंकि यहाँ पर वो भी ख़राब है, तो कॉइल को भी आप निकालना ना भूलिए। तो चलिए मैं भी जल्दी से कॉइल को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको बाहर निकालते हैं। देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आपके उसमें IC का ही फॉल्ट हो। आप बेसिकली जो कंपोनेंट रहते हैं उनको चेक कीजिए। कंपोनेंट को चेक करेंगे तो आपका फॉल्ट कहीं ना कहीं निकल जाएगा। आपको डायोड चेक करना, रेजिस्टेंस चेक करना, ये सब आना चाहिए। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है वो डायोड पे भी आता है। डायोड जो है आपका ख़राब, आपकी 1-2 डायोड हो जाती है तो वहाँ पे भी शॉर्टिंग देखने के लिए आपको मिल सकती है। तो डायोड को सबसे पहले चेक करना है। कैपेसिटर फट जाता है कभी कभी, ओवर वोल्टेज की वजह से कैपेसिटर फट जाता है। तो ऐसा कब देखने को मिलता है? जब ओवर वोल्टेज आती है। चलिए इंडक्टर हमारा निकल चुका है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बताऊँ आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कभी भी आप देखते हैं प्राइमरी सेक्शन का ही फॉल्ट सबसे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल AC सेक्शन रहता है, वहाँ पर जो लाइट आती है उसी से जो कंपोनेंट है वो फट जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये समस्या देखने के लिए मिलती है। और जो सेकेंडरी सेक्शन का आता है फॉल्ट, वो वोल्टेज का आता है। जैसे कोई वोल्टेज बंद हो गई, कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, जैसे 5 वोल्ट, 3 वोल्ट और जैसे 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, वो किसकी वजह से होता है? वो इन डायोड्स की वजह से होता है। ट्रांसफार्मर के जस्ट बाद यहाँ पर डायोड लगी हैं, देखिए ये डायोड्स लगी हैं। ये सभी डायोड यहाँ पर से हमारी आउटपुट हो रही है ना, यहाँ से हमारी 5 वोल्ट, 3 वोल्ट वगैरह वगैरह जो भी है आउटपुट होती है। तो उनको ट्रैक करना है आपने। उनको जैसे आप ट्रैक करेंगे तो वो किस डायोड से आ रही है उनको ट्रैक करना है। जैसे यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर एक डायोड लगी हुई है, तो ये जो है ये हमारी इसके लिए आ रही है, ठीक है। ऐसे ही आपने ट्रैक करना है। अगर वोल्टेज की गड़बड़ है तो इन डायोड्स को आपने चेंज करना है, ठीक है। कभी कभी ये डायोड शॉर्ट होने की वजह से भी किसी वोल्टेज में का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब आपने ये वाला सप्लाई आपने अभी हो सकता है नया ही देखा हो कि किस टाइप का है। असल में वैसे ही है जैसे हमारे अदर सप्लाई होते हैं ना, ये वैसे ही है। आपको मैं दिखाता हूँ एक सप्लाई, बिल्कुल वैसे ही ये सप्लाई है, बस इसमें एक चेंजिंग है। अब आपको दिखाता हूँ, चलिए ये सप्लाई है, बिल्कुल सेम वैसी ही ये सप्लाई है। एक तो चेंजिंग ये है कि इसमें वाइपर 22 से लगी हुई है और इसमें जो है AP8022 IC लगी हुई है, जो कि अभी आपको निकाल के मैंने दिखाई थी। बिल्कुल है वैसे सेम ही है पूरी, बस इसमें चेंजिंग क्या है, ये चेंजिंग देखिए। ये जो यहाँ से नीचे का हिस्सा है वो ऑडियो का हिस्सा है। यहाँ पर 20-25 IC लगा के यहाँ पर ऑडियो बोर्ड भी साथ में दे दिया है। वैसे है इतनी ही, इसके पीछे देखेंगे आप, ये देखिए ये लाइनिंग बनी है ना, है इतनी ही है। जितनी सभी किट्स होती हैं ये उतनी ही है। बस यहाँ पर आपको मैंने बताया था ये ऑडियो बोर्ड भी साथ में इन्होंने बना के दे रखा है, इससे ऑडियो वगैरह ले सकते हैं। तो इसको हमने रिपेयर करना है। तो देखिए ये तो हो गया हमारा इन दोनों का फॉल्ट। बाकी अदर्स जो कंपोनेंट है उनको भी हमने चेक करना है यार, वो भी ख़राब तो नहीं है, क्योंकि अदर्स कंपोनेंट जैसे कि यहाँ पर एक डायोड लगी है उसको भी चेक करना है। आपको क्लियरली मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, सभी कंपोनेंट के चेक करते हुए आपको मैं सिखाते भी रहूँगा। ये डायोड बिल्कुल ओके है, कोई शॉर्टिंग या फिर कोई बीप नहीं आ रही है। यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारी, ये रेजिस्टेंस ओके है। देखिए 10 ओम्स की है, इसलिए यहाँ पर 10 दिखा रहा है। और यहाँ पर ये भी कैपेसिटर हमारा बिल्कुल ओके है। वैसे यहाँ पर ये जो वैल्यू दिखा रहा है ये कैपेसिटर, ये ख़राब नहीं है,
ये अदर किसी कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है, तो इसको आप वैल्यू देख के बाद ये मत कहिए कि यार कैपेसिटर वैल्यू नहीं देता है, तो ऐसा नहीं है। किसी और कंफर्म करने के लिए आप इस कैपेसिटर को निकाल के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस कैपेसिटर को यहाँ पर चेक करते चलिए, इसकी दोनों लेग्स पे मल्टीमीटर लगाते हैं, तब चलिए यहाँ पे बिल्कुल ओके बता रहा है। और यहाँ पर ये भी कैपेसिटर है दोस्तों, ठीक है। ये अलग अलग बॉक्स टाइप कैपेसिटर, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर आते हैं। हमेशा आपने कैपेसिटर की पहले पहचान सीखनी है, जो बेसिक चीज़ें सीखनी है वो ज़रूरी है। तो ऑप्टो कपलर ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्टो कपलर वैसे ओके है, कोई भी यहाँ पर बीप साउंड या फिर कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो मेन कैपेसिटर में आपको शॉर्टिंग दिखा रहा था, अब देखिए यहाँ पर, अब देखेंगे आप, जब हमने आईसी निकाल ली उसके बाद कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। मैंने आपको बताया था आईसी जो है ख़राब या शॉर्ट हो जाती तब यहाँ पर मेन कैपेसिटर में शॉर्टिंग दिखाता है। आपको आईसी भी चेक करके मैं दिखा देता हूँ। आईसी को चेक करने के लिए आप इस तरफ की चारों लेग्स पे इस तरीके से ये इसको लगा लीजिए मल्टीमीटर के इस प्रोब को। अब यहाँ पर आपने चेक करना है, देखिए किसी में भी आपस में इनमें शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा, देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है दूसरी लेग में, और यहाँ पर इन दोनों पिन के साथ शॉर्ट हैं इस तरफ की लेग। ऐसी में कोई आपस में इधर के साथ इधर को आपको शॉर्टिंग वगैरह कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो यहाँ पर ये शॉर्टिंग इन दोनों पिन से भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप आईसी को चेक कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मैंने इस तरफ की 4 लेग पे इसको एक ही साथ क्यों जॉइंट किया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये चारों लेग बिल्कुल एक ही साथ ही जॉइंट होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साथ जॉइंट होती हैं, ये अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ से आपका जो है ये जो कैपेसिटर से आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये देखिए ये कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है इस आईसी के यहाँ पर जा रहा है, और जो यहाँ पर से देखिए ये नेगेटिव यहाँ से घूमते हुए यहाँ से आ रहा है। ये फ्रिज रेक्टिफायर है ना, यहाँ से आ रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए आईसी के इस लेग में जा रहा है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में आपस में शॉर्टिंग आ रही है, तो समझ लीजिए आईसी ख़राब है। जैसे कि मैंने आपको फिर से मैं चेक करवा के दिखा देता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव में शॉर्टिंग आ रही तो आईसी ख़राब है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी नंबर की आईसी मैंने फाइंड कर ली है। यहाँ पर ये है इसी नंबर की आईसी 8022A करके 8022 AP सॉरी AP 8022, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंडक्टर कॉइल भी हमने ढूंढनी है, तो यहाँ पर इंडक्टर कॉइल को भी मैंने ढूंढ लिया है। देखिए इसमें कोई नंबर वगैरह मेंशन नहीं रहता, आप कोई सी भी इंडक्टर कॉइल जो भी इसमें फिट आती है वो लगा लीजिए। अब यहाँ पर इसको चेक करेंगे किस कंडीशन में इंडक्टर कॉइल, उसके बाद ही लगाएंगे। ये ठीक है, ये ठीक है, तो ठीक है। ये दो सामने वाली बिल्कुल आपस में शॉर्ट रहेंगी और ये दोनों शॉर्ट रहेंगी, मतलब ये और ये आपस में, मतलब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ओम्स दिखाएंगी। ऐसे क्रॉस में या फिर ऐसे क्रॉस में यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पर ये और ये पार्ट दोनों अलग अलग रहता है इसका, देखिए ये और ये पार्ट दोनों अलग अलग रहता है। बीच में यहाँ पर जो है पट्टी देख रहे हैं अलग अलग पार्ट है। तो दोस्तों चलिए फिर मैं इसको फिट कर लेता हूँ, और एक चीज़ अभी आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं इसको फिट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा एक चीज़। जब भी आपका कोई भी कंपोनेंट ख़राब होता है तो सबसे पहले आपका ये फ्यूज ब्रेक ज़रूर होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए भले वो डायोड हो, देखिए पैरेलल पे जो कंपोनेंट लगे रहते हैं, जैसे कि डायोड लगे रहते हैं, कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, और यहाँ पर ये आईसी लगी रहती है। तो ये सब चीज़ें देखिए आईसी पैरेलल पे नहीं रहती है। आईसी पे जो प्लस माइनस यहाँ से हमारा जाता है रेक्टिफाई वगैरह होके, तो आईसी अगर अंदर से शॉर्ट होगी तो प्लस माइनस अगर मिल जाएंगे, मान लीजिए प्लस माइनस मिल जाए, तो होगा क्या, उससे पहले जितने भी हमारे कंपोनेंट हो वे ख़राब होने लगेंगे। जो सबसे हल्का कंपोनेंट रहेगा या सबसे हल्का जो चीज़ रहेगा वो सबसे पहले ब्रेक होगा, क्योंकि आईसी के प्लस माइनस मिल गए तो वो सबसे कमज़ोर चीज़ को पहले उड़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि सबसे कमज़ोर चीज़ हमारी ये इंडक्टर कॉइल हो सकती है। उससे भी कमज़ोर चीज़ फ्यूज होता है। अगर फ्यूज ना उड़ सका तो यहाँ पर या फिर इंडक्टर कॉइल ख़राब हो सकती है, और या फिर आपका ये डायोड ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों ऐसा होता है ना, हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि जितना हो सके पतला वाला फ्यूज आप यूज़ करें। इससे ये होता है कि फ्यूज उड़ने से आपका सर्किट में और कंपोनेंट फटने से बच जाते हैं। जैसे आईसी ख़राब हुई तो झट से यहाँ पर इंडक्टर कॉइल और फ्यूज उड़ गए। अगर ये दोनों ना उड़ते तो हो सकता है आपके घर की लाइन भी फूक सकती थी, और अगर एमसीबी वगैरह है तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगी बार बार। तो जब भी कोई कंपोनेंट पैरेलल पे लगे रहते हैं, वो शॉर्ट होते हैं, तो फ्यूज आपका उड़ जाएगा। देखिए जो नए नए अभी सीखते हैं तो क्या कहते हैं, यार फ्यूज उड़ गया है तो दोबारा से फ्यूज बांध लेते हैं। उन्हें आइडिया नहीं रहता कि यार ये फ्यूज क्यों उड़ा। फ्यूज हमेशा आगे खतरा रहता है इसलिए उड़ता है, तो फ्यूज बांधते हैं, दोबारा से फ्यूज उड़ जाता है, बांधते हैं उड़ जाता है, उन्हें नहीं पता रहता है।
तो वो लोग हमेशा क्या कीजिए, सबसे पहले डायोड चेक कीजिए, उसके बाद ये जो छोटे मोटे डायोड या कैपेसिटर्स हैं इनको चेक कीजिए। अगर कैपेसिटर पे बीप मार रहा है तो अब कैपेसिटर पे बीप ये जो डायोड है इनके ख़राब होने की वजह से भी मारता है और आईसी के ख़राब होने की वजह से भी मारता है। आपको देखिए प्राइमरी सेक्शन में है ही कितने कंपोनेंट, आप खुद ही यहाँ पर गिने चुने कंपोनेंट देख लीजिए, हैं ही कितने कंपोनेंट, बिल्कुल 2-3 यहाँ पर लगे, 2-3 यहाँ पर, कुछ कैपेसिटर, ये सब मिलके ही तो प्राइमरी सेक्शन को बना रहे हैं। बाकी ट्रांसफार्मर के ख़राब होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम होते हैं। बाकी यहाँ पर जो कंपोनेंट उड़ते हैं ये डायोड और इंडक्टर कॉइल, ये ऐसी ही उड़ती हैं। ठीक है, ये सब हमने सॉल्यूशन कर लिया है। फिलहाल अब यहाँ पर आईसी को इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर ऑन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इस आईसी को मैंने भी चेक नहीं कर रखा, क्योंकि किसी ख़राब सर्किट से मैं निकाल के रख देता हूँ आईसी को। जो मुझे लगता है कि यार आईसी सही होगी तो ऐसी कंडीशन में रख लेता हूँ, ऐसे चेक वेक कुछ नहीं करता हूँ। अभी आईसी की परफॉर्मेंस चलिए लगा के पता चलेगा कि आईसी ख़राब है या सही है। तो चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को इतना भी नहीं पता रहेगा कि आईसी को किस पोजीशन में लगाना है। आईसी पे देखिए एक कट रहता है, देखिए किसी भी आईसी पे एक निशान ज़रूर रहता है, भले वो कैसी भी आईसी हो। अब यहाँ पर देखिए यू शेप में एक कट आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे यू शेप में। वैसे ही आपके सर्किट बोर्ड में वैसा ही आपको कट या पॉइंट देखने के लिए मिलता है। आपने देखा होगा इस सर्किट बोर्ड में यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, किसी में इसमें यू शेप में भी मिलता है। तो उसी पॉइंट के साइड्स को इसका जो है पोजीशन रखना है और उसके बाद आईसी को उसी खांचे में बैठा देना है। अगर पॉइंट का शेप ऊपर रहेगा तो आईसी को ऊपर के साइड को आपने बैठाना है। अब यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर पॉइंट का वो है, तो यहाँ पर चलिए इसको मैं लगा लेता हूँ और इसके बाद सोल्डरिंग वगैरह करके फिर इसको हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसी फिट बैठ गई है। अब यहाँ पर चलिए सोल्डरिंग कर लेते हैं। जब भी सोल्डरिंग किसी कंपोनेंट पर की जाती है तो इस तरीके से की जाती है। काफ़ी सारे लोग इसमें गलाते हैं उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसको ऐसे रख लीजिए और यहाँ पर लगाइए, इस तरीके से यहाँ पर लगाइए, इस तरीके से लगाइए और इस तरीके से यहाँ पर लगा लीजिए। तो इस तरीके से प्रोफेशनल सोल्डरिंग आप कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है सोल्डरिंग का। देखिए यहाँ पर देखिए एक जगह पे यहाँ पे प्रिंट आपस में मिल गए हैं, तो उनको हमने अलग अलग करना है इस तरीके से, इस तरीके से। वैसे यहाँ पर मिले नहीं है, क्योंकि अगर मिलते हैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है तो वो एक ही जगह के प्रिंट देखेंगे। यहाँ पर एक ही जगह के प्रिंट हैं, ये दोनों लेग एक ही साथ मिली हुई हैं और ये चारों लेग एक साथ मिली हुई हैं। तो यहाँ पर अलग अलग करना हो तो आप बीच में आयरन को इस तरीके से फंसा लीजिए। वैसे अलग यहाँ पर नहीं करना है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम किसी भी क्लीनर की मदद से क्लीन कर सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पर एसीटोन को यहाँ पर यूज़ लेता हूँ क्लीन करने के लिए। कभी कभी पेट्रोल वगैरह का भी यूज़ कर लेता हूँ। कभी कभी मेरे पास ये क्लीनर ख़त्म हो जाता है तो पेट्रोल का भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने कैपेसिटर, जो मेन कैपेसिटर है उसमें चेक करना है कि यहाँ पर शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं आ रही है अभी, ठीक है। जो मेन कैपेसिटर ये वाला, इस पर चेक कर लेते हैं। अभी कोई शॉर्टिंग नहीं है, मल्टीमीटर ओके है, तो अभी कोई भी यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब हमारे सर्किट बिल्कुल ओके हो चुका है। अगर ऐसी ओके रहेगी तो हाँ, ऐसी अगर ओके रहेगी तो सर्किट हमारा ओके है। अब यहाँ पर एक फ्यूज़ को हम लगाएंगे। फ्यूज़ तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, एक पतली सी वायर यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर फ्यूज़ नहीं था मेरे पास, एक पतली सी वायर मैंने यूज़ करी है, बहुत पतली सी, ठीक है। इससे सर्किट हमारा पूरा हो जाएगा। तो चलिए फिर अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं। टेस्ट का आपको मेथड मैंने बताया था, आप हमेशा सीरीज़ में टेस्ट कीजिए। अगर आपको सीरीज़ बनाना नहीं आता है तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। फिलहाल सब साइड कर लेते हैं और यहाँ पर इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ मैंने चेक किया, कुछ भी यहाँ पर मुझे आउटपुट नहीं मिला। तो यहाँ पर मुझे ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, क्योंकि यहाँ पर जला हुआ था ट्रांसफार्मर। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इस ट्रांसफार्मर को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं दूसरा ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाऊंगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं दूसरा ट्रांसफार्मर लगा लेता हूँ। यहाँ पर जो 4 लेग हैं ट्रांसफार्मर की, ये प्राइमरी सेक्शन की ओर रहेंगी और जो 5 लेग हैं वो आपका सेकेंडरी सेक्शन की तरफ को रहेंगी। तो इस तरीके से ये ट्रांसफार्मर को आप इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लग गया, जल्दी से इसकी सोल्डरिंग कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ट्रांसफार्मर को भी बदल लिया है, फिर भी मुझे यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। आईसीबी में भी शॉर्टिंग नहीं है, ट्रांसफार्मर में भी मैंने चेक कर लिया है। अब एक लास्ट ट्राई मेरा रहेगा ये आईसी को चेंज कर देने का। देखिए हो सकता है इस आईसी में कोई और फॉल्ट भी हो, ऐसा नहीं है कि आईसी शॉर्टिंग दिखा रही तो आईसी ख़राब ही है। तो इसकी जगह मैं दूसरी आईसी इंस्टॉल करूँगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक और आईसी है, तो उसको यहाँ पर इसकी जगह पे और इंस्टॉल करके फिर आपको चेक करवा के दिखाऊँगा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर एक नई आईसी मैंने इंस्टॉल कर ली है। अब इसको चेक करके आपको मैं दिखाता हूँ कि अब क्या परफॉर्मेंस देती है।
तो दोस्तों इसको चेक करने के बाद भी मुझे यहाँ पर शॉर्टिंग नज़र आ रही है। देखिए इस आईसी में भी मुझे फॉल्ट नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर जब इस आईसी को मैंने इंस्टॉल करा उसके बाद इस कैपेसिटर में और इस डायोड में मुझे शॉर्टिंग नज़र आई। देखिए ये शॉर्टिंग सिर्फ आईसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर देखिए आईसी की ये और ये लेग आपस में शॉर्ट है। आपको दिखाऊं तो ये वाली और ये लेग आपस में शॉर्ट है, ये और ये वाली नहीं है। देखिए जो हमारी पहली वाली आईसी थी उसमें शॉर्टिंग क्या थी, इन चारों लेग के साथ ये वाली, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जहाँ पर हमें हमारा इस कैपेसिटर मेन कैपेसिटर से होते हुए जाता है ना, वहाँ पर शॉर्टिंग बता रहा था पहली वाली आईसी पे। लेकिन इस आईसी पे जो शॉर्टिंग है वो इस तरफ नेगेटिव के साथ इधर पे शॉर्टिंग आ रही है। तो यहाँ पर भाई आईसी की ही फॉल्ट मुझे बार बार देखने को मिल रही है यार। मेरे पास यहाँ पर ये वाली आईसी नहीं है। देखिए इसको कंफर्म करने के लिए मैं आपको इस आईसी को निकाल के इसकी लेग चेक करवा के दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने क्या करा, इस बोर्ड से आईसी निकाल ली है यहाँ पर। अब इस कैपेसिटर में चेक करवाता हूँ, कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है। देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं है और इस डायोड पे कोई भी शॉर्टिंग हमें नहीं मिल रही है। जब यहाँ पर आईसी हम लगा रहे हैं, ये वाली नई जो हमने, नई तो नहीं कहूँगा, ये जितनी भी आईसी मैं लगा रहा हूँ सबके सब मेरे पास पड़ी थी, तो यहाँ पर सबके सब ख़राब निकल रही हैं। तो लगे हाथ आपको एक चीज़ और सीखने के लिए मिल गई कि आईसी को हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए इस आईसी का जो फॉल्ट है आपको बताता हूँ। ये जो यू शेप है, देखिए आप ध्यान से देखिए और सीखिए, आपके साथ भी ये फॉल्ट देखने को मिल सकता है। आईसी में शॉर्टिंग ना हो फिर भी आपको फॉल्ट कहीं नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर लास्ट में आपने आईसी नई वाली डालनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास वो थी, मैंने सोचा यार ये नई है मतलब काम कर जाएगी, लेकिन नहीं करी, 2 आईसी भी काम नहीं करी। तो ये देखिए यू शेप है ना, इसके जस्ट बगल में ये 4 लेग आपस में शॉर्ट होंगी, मतलब 4 लेग आपस में शॉर्ट होंगी। और उसके साथ ये दोनों लेग नहीं शॉर्ट करनी चाहिए, उसके साथ इस तरफ की 2 लेग शॉर्ट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट नहीं कर रही है। तो मुझे लगा कि आईसी बिल्कुल ओके है, लेकिन यहाँ इन 2 लेग के साथ सबसे लास्ट वाली लेग यहाँ पर शॉर्ट मार रही है। देखिए आपको दिख रहा है ना, ये शॉर्ट मार रही है यहाँ पर। ये आपको गौर करके देखिए आप, इसमें इस लास्ट की 2 लेग के साथ इस तरफ की लास्ट लेग ये शॉर्ट मार रही है। ऐसे में ये फॉल्ट नहीं है, तो इस तरफ वाला फॉल्ट मुझे मिल गया, ये आउटपुट का फॉल्ट है। ये जो इस आईसी का प्रॉब्लम क्या था, इस आईसी में भी चेक करवा के आपको दिखा देता हूँ। तो इस आईसी का जो प्रॉब्लम था इसमें, और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव में देखिए वैसे कोई भी शॉर्टिंग नहीं था। और यहाँ पर इसमें जो है वैसे हम चेक करेंगे तो इसमें इस तरफ का कोई शॉर्टिंग नहीं है, इस तरफ का भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। और शॉर्टिंग इसमें किस तरफ का हमें देखने को मिला, तो आईसी में इंटरनली यहाँ पर इसमें भी ब्रेक है, इसमें भी प्रॉब्लम है। और जो हमारी जो फटी वाली आईसी थी उसमें तो आपको बताया था मैंने, इस तरफ की जो 4 लेग हैं ये, और माइनस की लेग, इनके साथ शॉर्टिंग है ये आईसी। तो आईसी ख़राब होने की वजह से ये सर्किट अभी तो नहीं बन पाएगा, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है। बेसिकली यहाँ पर मेरा काम नहीं हो पाया, लेकिन आपने सीखा काफ़ी कुछ होगा। अगर सीखना चाहते हैं तो मैंने इससे रिलेटेड लगभग 20 से ऊपर वीडियो डाली है, जिसमें अलग अलग फॉल्ट पे मैंने काम किया है। मेरे दूसरे चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए और वहाँ पर सीखिए। यहाँ पर भी, इस चैनल पर भी कुछ वीडियोज़ मैंने डाली हैं, तो आपको वहाँ पर भी सीखने के लिए मिल जाएगा। जल्दी से आईसी लाऊंगा और इंस्टॉल करके आपको मैं अगली वीडियो का अगला नेक्स्ट पार्ट दूंगा। फिलहाल जो उस बॉक्स को ऑन करने के लिए एक दूसरी सप्लाई का मैं यूज़ करूँगा, और उसके कार्ड को हम फिलहाल चेक कर लेते हैं और आपको दिखा देता हूँ वो ऑन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये डब्बा है हमारा, इसके जो है, चलिए अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। इसके कार्ड को ऑन करने के लिए यहाँ पर जो इसकी 3.3 वोल्ट की जो पॉइंट है और ग्राउंड का पॉइंट है, उस पर हमने 3.3 वोल्ट दे देना है। तो कार्ड को ऑन करने के लिए आपको बताया मैंने 3.3 वोल्ट दे दीजिए, इस सेल की मदद से दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कार्ड हमारा ऑन हो रहा है, इसका मतलब कार्ड बिल्कुल ओके है, कार्ड बच गया। बाकी सप्लाई वगैरह में इसमें दूसरी चढ़ा लूँगा, देखिए तो कार्ड बिल्कुल हमारा ओके है। यहाँ पर ये 6 कटा हुआ है, इसमें की डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, बाकी यहाँ पर ये वर्क अच्छी तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कार्ड चेक कर सकते हैं। 3.3 वोल्ट और ग्राउंड का पिन पे आप एक सेल जोड़ दीजिए, इससे हमारा कार्ड चेक हो जाएगा। बाकी इसमें दूसरी सप्लाई इंस्टॉल करके मैं यहाँ पर इसको पैक करके दे दूँगा, और जब भी मेरे पास कोई आईसी वगैरह आएगी तो उस पर एक वीडियो बना के आपको मैं बता दूंगा कि आईसी को इंस्टॉल करके आप कैसे पावर सप्लाई को ऑन कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, कई चीज़ों की वजह से हमारा काम रुक जाता है। लॉकडाउन की थोड़ा सा समस्या है, इसलिए सामान वगैरह हमारे पास अवेलेबल हो नहीं पा रहा, वरना आपको इससे भी ज़बरदस्त मैं टॉपिक और वीडियोज़ हमेशा देता रहता हूँ। आपको पता ही होगा कि मेरे सिखाने का तरीका काफ़ी यहाँ पर डिफरेंट रहता है। फिलहाल आपने यहाँ पर आईसी चेक करना तो सीखा, तो ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक पर अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।